वक्त हुआ है प्रोग्राम जियो पाकिस्तान का, जिसमें आपको ज्वाइन करेंगे हुमा और उसामा। हुमा, बताइएगा आज क्या कुछ है आपके प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर है आर्मी चीफ ने जो कल खिताब किया है उसके बारे में हमने तफसील से बात करनी है। बहुत से उस पर पैगामात हैं और भी बहुत कुछ आज। और बिल्कुल इमरान खान साहब का कल जलसा था और जलसा कैसा गुजरा ये हम शेख रशीद साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। इसके अलावा ईद के हवाले से बहुत बातें होनी है। उसामा का बकरा आजकल क्या कर रहा है वो भी हम आपको थोड़ी सी फुटेज दिखाएंगे। और टॉप पोजीशन होल्डर जो इंटरमीडिएट में है वो आज हमारे साथ होंगी और उनसे भी हम बातें करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हम लेकर आए हैं। और इसी तरह से हमने सियासत के बारे में भी करनी है। और सर्कुलर डेट के कहां तक पहुंच गया है, इसकी बड़ी खबरें सुनी थी। जब मौजूदा हुकूमत आई तो उस वक्त सर्कुलर डेट अचानक से खत्म किया गया था, अब वो पहले से भी ज्यादा हो गया। अच्छा, सुपर हाईवे पे सुबह हादसा हुआ है, उस पर भी हमने बात करनी है। और एक बात जो उसामा कन्वीनियंटली बिल्कुल इग्नोर कर गए, RT20 मैच है। उसामा, क्या कुछ यू नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? वो उसके बारे में जो कहा गया उसकी वजह से मेरा मूड जरा मूड आपका ऑफ है। चले उस पर हम नहीं जाते, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज से। दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आर्मी चीफ ने बैरूनी दुश्मनों के साथ अंदरूनी तौर पर साजिशें करने वालों को खबरदार कर दिया। बता दिया कि मुल्की इदारे हर तरह के खतरात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इमरान खान ने भी मुहाजिरों के हकूक का नारा लगा दिया। MQM और पाक सरजमीन पार्टी की मौजूदगी में क्या तहरीक इंसाफ कराची वालों के लिए तीसरा ऑप्शन बन सकती है? इमरान की वन मैन आर्मी शेख रशीद से जानेंगे। कराची के इंटर इम्तिहानात में टॉप पोजीशन लेने वालियां कॉलेज नहीं कोचिंग सेंटर जाती थीं। लायक बच्चियों ने सरकारी इदारों के मयार तालीम पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। हुकाम के सोचने के लिए बहुत कुछ है। और ईद करीब है, मवेशी मंडियों में कारोबार तेज हो गया, लेकिन वही ट्रांसपोर्ट के मसले, वही गंदगी और बीमारियां। जमाने बदलने के साथ मंडियों के हालात नहीं बदल रहे। आज सबसे पहले हमने बात करनी है आर्मी चीफ के खिताब के बारे में। बहुत ये अहम था और उसके अहम तरीन हिस्से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने रखें और उन पर बात करें। गुज़श्ता रोज यौम दिफा पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का खिताब इंतहाई अहम था। तकरीर के शुरू में ही उन्होंने दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। उन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की अहमियत भी बताई। पर यह वाज़े कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पहले मजबूत था और आज नाकाबिले तस्खीर है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की सूरत में हमने अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के बिला इम्तियाज खात्मे का जो अमल 2 साल पहले शुरू किया था, उसने अपने तयशुदा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं और आज वतन अजीज का कोई भी इलाका सब्ज हलाली परचम के साए से महरूम नहीं है। दुनिया के नजदीक ज़र्ब-ए-अज़्ब शायद महज एक फौजी ऑपरेशन हो, लेकिन हमारे लिए यह वतन की बका की जंग है। नेशनल सिक्योरिटी की खातिर हम किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। साथ ही आर्मी चीफ ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना होने की तरफ भी इशारा किया और दहशतगर्दी और बदउनवानी का गठजोड़ तोड़ने की जरूरत पर जोर दिया। अब हमें मसाइल के बाद नई मुश्किलात नहीं बल्कि उनका हल दिखाई देने लगा है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हमारे अमन को लाहक अंदरूनी और बैरूनी खतरात अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। पायदार अमन के लिए जरूरी है कि कौम की इज्तिमाई दानिश से बनाए गए नेशनल एक्शन प्लान पर इसकी रूह के मुताबिक मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कवानीन और निज़ाम इंसाफ की उन कमजोरियों को दूर किया जाए जो दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब में
रुकावट है। संगीन जराइम, करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ मुकम्मल अमन के हसूल में एक बहुत बड़ी रुकावट और माशरे में अदम इत्मीनान का सबब है। इसे दूर करने के लिए निज़ाम में मौसर और दूररस रिफॉर्म्स की जरूरत है। आर्मी चीफ ने बैरूनी दुश्मनों के साथ साथ उन अनासिर को भी खबरदार किया जो मुल्क में रहते हुए मुल्की इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। जहां एक जानिब फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे जान पर खेलकर मुल्क के दुश्मनों के फैसिलिटेटर्स, अबेटर्स, फाइनेंसियर्स और सिंपैथाइजर्स की सरकोबी में मसरूफ हैं, वहां आज भी कुछ हल्के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के लिए कौम में बदएतमादी की फिजा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम शकूक और इल्जामात के बावजूद हमारा हौसला बुलंद है। अफगानिस्तान के बारे में जनरल राहील शरीफ ने साफ पैगाम दिया कि वो हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हमसाया है। हम तमाम तर खलूस के साथ अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, मगर कुछ मुफाद पसंद अनासर जो हरगिज अफगानिस्तान से मुखलिस नहीं, इस राह में रुकावट है। मैं उन अनासर पर वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क है। वहां का अमन और इस्तेकाम पाकिस्तान के अपने मुफाद में बेहतर और नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने भारत को ललकारते हुए कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहराया। हम हक़ खुद इरादियत के लिए मकबूजा कश्मीर के अवाम की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम अपने हकूक मांगने की पादाश में एक बार फिर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और जबर का निशाना बने हुए हैं। हक़ खुद इरादियत की इस जिदोजहद का असल हल नहत्ते कश्मीरी अवाम पर गोलियों की बारिश करने में नहीं, बल्कि अवाम की आवाज सुनने और उनकी उमंगों का एहतराम करने में है। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। ख़वातीन व हज़रात, कश्मीर हमारी शहरक है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की हिफाजत को अपना कौमी फरीजा करार देते हुए जनरल राहील शरीफ ने कहा कि हर कीमत पर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। CPEC ये अजीम मंसूबा न सिर्फ हमारे इक़्तिसादी रवाबत को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे खित्ते की खुशहाली में मददगार साबित होगा। इसकी बरवक्त तकमील और तहफ़्फ़ुज़ हमारा कौमी फरीज़ा है। मैं यकीन दहानी कराना चाहूंगा कि हम किसी बैरूनी ताकत को CPEC की राह में रखना नहीं डालने देंगे और ऐसी हर कोशिश से आनी हाथों से सानिया APS, चारसदा यूनिवर्सिटी और कोयटा के शहदा को खिराजे तहसीन पेश करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि हम इसकी चालों से गाफिल नहीं हैं। आर्मी चीफ की तकरीर में बैरूनी दुश्मनों के साथ साथ अंदरूनी तौर पर साजिशें करने वालों को भी खबरदार किया गया, जिससे जाहिर होता है कि मुल्की इदारे हर तरह के खतरात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आपको हमने बताया था कि कराची में सुपर हाईवे पे एक हादसा हुआ है, 2 लोग जाँ बहक हुए हैं, 7 गाड़ियां जल गई हैं, बहुत ट्रैफिक जैम है उधर। कमर अली हमारे रिपोर्टर हैं वहां, उनसे बात करते हैं। कमर अली, ये हादसा किस तरह पेश आया? देखिए जी, बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा है। इसमें 2 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, एक शख्स शदीद जख्मी है जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ये हम आपको दिखाते चले हैं। हमारे कैमरामैन नासिर अली आपको दिखाएंगे कि हमारे कब में ये आपको जो ऑयल का जो ट्रक नजर आ रहा है,
इस ऑयल के ट्रक में और इसके साथ जो ट्रॉलर खड़ा हुआ है जो फुल लोडेड है जो है कार्स से, इन दोनों के दरमियान आपस में जो है टकराव हुआ है, जिसके बाद तसादुम हुआ है, जिसके बाद जो है वो ऑयल टैंकर में आग लगी है। देखते ही देखते उस ऑयल टैंकर ने जो है साथ में जो ट्रॉलर था फुल लोडेड कार्स के साथ उसे भी अपने लपेट में ले लिया। उसी के साथ इसके पीछे एक ऑयल टैंकर दूसरा आ रहा था, उसके साथ एक कंटेनर आ रहा था, दूसरे ट्रक आ रहे थे, उनको भी जो है शदीद नुकसान पहुंचा है, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तो यहाँ पहुंच चुकी है और उसने आग पर काबू पा लिया गया है। तमाम जिस ऑयल टैंकर के बायस ये आग फैली जो है उसे अभी मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया गया, क्योंकि एक ही फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है, उसका पानी खत्म हो चुका है। दूसरी जो फायर ब्रिगेड है वो पीछे जो है फंसी हुई है। लेकिन ये जो हादसा किस तरह पेश आया, इसके एनी शायद जुल्फकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे मजीद, वो हमें बताएंगे ये हादसा किस तरह पेश आया। जी जुल्फकार साहब, हमें बताएं किस तरह ये हादसा पेश आया। टैंकर जो पेट्रोल वाला आगे जा रहा था, पीछे से कंटेनर लगा कार कैरियर वाला, तो जो ही इसमें पेट्रोल गिरा, शोले उठे हैं तो आग लगी। देखते देखते सारी आग लग गई। अच्छा, तो लोगों कितने अफराद आपने देखे, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? लोग जो आसपास की गाड़ियों थे, क्या वो निकल के उतर गए थे उस वक्त गाड़ियों से, या सारे उतर कर भाग गए थे? जब आग के शोले निकले हैं तो सब गाड़ियों में उतर के भाग गए हैं, बाकी गाड़ियों में थे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हैं, जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं रेस्क्यू की वो भी मौजूद हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो है इन तमाम जो जली हुई ट्रकें हैं इन्हें यहाँ से हटाया जाए ताकि ये सुपर हाईवे पे जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहाल हो सके। दोनों ट्रैक इस वक्त सुपर हाईवे के जो हैं उन पर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जैम है। ना ही जो है हैदराबाद से कराची कोई ट्रैफिक आ सकता है, ना ही कराची से हैदराबाद ये ट्रैफिक जा सकता है। 2 घंटे से जायद बल्कि 3 घंटे हो गए तकरीबन इस हादसे को, लेकिन अभी तक जो है अमर इत्तलात ये भी है कि 2 अफराद इसमें झुलसकर जाँ बाक हुए हैं। ये किस तरह हुआ? क्या उन लोगों को मौका नहीं मिला यहां से निकलने का? जी बिल्कुल, उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि जो पहला ऑयल ट्रक जिसके वजह से हादसा हुआ है उसमें इतनी शिद्दत के साथ, इतनी तेजी के साथ आग फैली है कि यहाँ उन जो दोनों अफराद थे उन्हें जो निकलने का मौका नहीं मिला। ताहम यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, गडाप पुलिस मौजूद है, साथ साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं। उन दोनों अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी कि आया वो जो ट्रॉलर है जो गाड़ियों के साथ लोडेड था उनके ड्राइवर थे, या जिस टैंकर की वजह से ये हादसा हुआ है जिसमें आग लगी है क्या उसके ड्राइवर थे, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका, क्योंकि आग के बायस जो मुकम्मल तौर पर वो जो डेड बॉडीज हैं वो जल चुकी हैं, अभी तक उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। जूं ये ट्रैफिक यहाँ से जो हटेगा, थोड़ा वो जो जब रास्ता बनेगा गाड़ियों के आने का जाने का और इंतजाम। बहुत शुक्रिया आपका कमर अली, जी न्यूज के नुमाइंदे सुपर हाईवे पर मौजूद। आपने देखा कि बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है, 2 अफराद इसमें जाँ बाक भी हो गए हैं और इसीलिए एहतियात बहुत जरूरी है, खासतौर पर जो ऑयल टैंकर्स हैं इनसे बहुत ज्यादा फासला रखना चाहिए। और जो वहाँ लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी हम खबरदार कर दें, क्योंकि ट्रैफिक जो है वहाँ टोटली दोनों साइडों से ब्लॉक्ड है, कराची से हैदराबाद जाने वालों के लिए भी और वहाँ से आने वालों के लिए भी। बल्कि सुबह हमें ये पता चल रहा था कि पुलिस भी बहुत मुश्किलों से, हाईवे कंट्रोल जो पुलिस है वो भी बड़ी मुश्किलों से वहाँ पहुंची, उन्हें साइड पे पार्क करना पड़ा और फिर चल के वहाँ पहुंचे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि सुपर हाईवे पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, मोटरवे के लिए काम हो रहा है और इसी सड़क पर आके जाकर फिर मवेशी मंडी भी है और ईद भी करीब है, लोगों ने वहां जाना भी होगा। बहरहाल हम इस पर एक और तरह से बात करना चाह रहे थे कि अब ईद करीब है तो ईद के नजदीक मवेशी मंडियों में रौनक तो अरूज पर है, जानवरों की खरीदारी भी एक अहम मरहला है और इसे घर पहुंचाने के लिए भी एक मरहले से गुजरना होता है। उसके बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं। से जानवर को ले जाने के लिए इंतजाम किया जाता है। ये देखिए एक छोटी सी पहाड़ी नुमा, ये आपने देखा मिट्टी का बना दिया गया, बहुत नरम। इस पर जानवर को चढ़ाएंगे और जानवर को चढ़ाने से पहले ट्रक पर उसको पानी पिला दिया जाता है ताकि उसने जितना सफर करना है ताकि उसको बहुत ज्यादा प्यास ना लग जाए। तो ये देखिए उसको पानी पिला रहे हैं और उसके बाद जल्दी से इसको भगाकर इसके ऊपर लाएंगे। आगे ट्रक खड़ा है और उसको भी इन्होंने ताकि यहाँ से फिसले ना जानवर, थोड़ा सा नरम करने के लिए देखें भूसा और इस तरह पत्ते डाले हुए हैं और थोड़ा आगे भी भूसा है ताकि जानवर जख्मी ना हो, उसकी जिल्द जो है उसको कहीं नुकसान ना हो और आगे जाके इनको बांधा जा रहा है। आप देख रहे हैं एक वक्त में कई जानवर इस तरह ट्रक में ले जाए जा सकते हैं, उनका किराया ज़ाहिर है 4000 होगा और उससे ज्यादा।
और अगर आप अकेला जानवर ले जा रहे हैं तो वो 1,500 से 2,000 आपको छोटी जो पिकअप है उसका किराया देना होगा। और कितनी दूर जा रहे हैं ये भी इस पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है, इस पे भी मुनहसर है। और आप कोशिश करें जब उतारें, ये बड़ा खास मरला है कि कहीं खुदा न खास्ता है ना आपने इतना महंगा जानवर खरीदा है, इतनी एहतियात से आपको यहाँ से ले गए और फिर घर जाके जख्मी हो जाए, तो कोशिश करें किसी ऊंची जगह पर इसी तरह ही आप उसको उतार सकें। तो ये भी एक खास मंजर है, ये भी ज़रूरी है, जानवर लेने का एक हिस्सा ये भी है। तो हमने जाते जाते आपको ये चीज़ भी दिखा दी है कि किस तरह जब आप जा रहे होंगे, घर ले जा रहे होंगे, तो इससे भी आपको गुजरना होगा। तो इस सब आप पहले सोच कर आएंगे। ये तो मुझे हाँ, आपका सांस तो फूला हुआ था। लगता है आप भी उनके जानवरों के साथ बड़ा एंजॉय कर रहे थे। आपने कहा मैं भी सैर के लिए चलता हूँ, फ्री में राइड। ये एक आप ये समझिए एक्साइटमेंट भी उसमें होती है और बड़ा एडवेंचर होता है। उसको भगा के लेकर आना और जल्दी से चढ़ाना, वो जानवर भी उस वक्त परेशान हो रहा होता है, तो इसलिए इतना आसान नहीं होता, फिर उसको चोट भी ना लगे। अच्छा, ये तो उसामा ने एक तरीका बताया है कि किस तरह जानवर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लोग जो है बड़े इनोवेटिव हैं, उन्होंने बड़े नए नए तरीके आजमा रहे हैं कि अपने जानवर को किस तरह घर ले जाया जा सके। जरा हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आप देखें और फिर हम आपको बताएंगे आपको करना चाहिए कि नहीं। ये क्या होगा? ये मोटर बाइक पे हाँ मैंने देखा, 2 लोग हैं और ये एक नहीं 2 बकरे। अरे दो, उसको हेलमेट क्योंकि ज्यादा जरूरी है कि बकरे को बचाया जाए बनिस्बत आप अपने आप को बचा। तो दूसरे बकरे का क्या कसूर है? उसका तो मुंह भी आप देखें बिल्कुल टायर तक पहुंचा हुआ है। वो दुआएं कर रहा होगा अगले वाले हेलमेट पहने। अगला तो ड्राइव कर रहा है उसामा, अगला तो मोटर बाइक पे बाकियों को लेके जा रहा है साथ। मुझे तो वो अजीब ही लग रहा है। वो टाइटैनिक में भी इस तरह का कोई मंजर था, वो आगे बैठ कर कोई परवाह ही नहीं उसको, वो हिल भी नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा है कि अब देखें अल्लाह के हवाले है, जिस तरह वो हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है, तो एहतियात करनी चाहिए। खतरनाक हो सकता है। मतलब हम इधर बैठ के हंस तो रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं कर रहे, लेकिन आई विल नॉट एडवाइस कि कोई भी ये करे। देखिए ना आपको बैठने की जगह मिल रही है, जानवर आपका वैसे स्ट्रेस आउट हो रहा है, आप खुद टेंशन में हैं और ट्रैफिक के हालात तो आपको पता ही है, इसलिए इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। ये दिखाने का मकसद यही है कि एडवेंचर ये ज़रूर है, लेकिन आप ऐसा ना करें। कुछ पैसे जहां आप 10-15 हज़ार का जानवर खरीद रहे हैं, तो 500-1000 रुपए में आपको पिकअप भी मिल जाएगी या कोई गाड़ी या रिक्शा। और सामान इतनी ऑप्शंस बता भी दिए हैं, देयर आर सो मेनी वेज जिससे आप अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जानवर। लेकिन जब कुर्बानी हो जाएगी, जानवर घर में आ गया, ईद होगी, सब कुछ, फिर आपने पकाना क्या है उसका, मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट हम मिस ना करें। तो नमकीन गोश्त एक डिश है और ये मैंने खाई हुई है, मज़े की है। मैंने जिनसे खाई है वो कोयटा के लोग हैं और वहाँ बनती है ये चीज़, आई थिंक पेशावर में भी बनती है, तो आप ट्राई करें। थोड़े से तेल में 1.5 किलो मटन का गोश्त रंग बदलने तक फ्राई कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई प्याज शामिल करके 2-3 मिनट पका लें। खुश्क धनिया, काली मिर्च, जीरा, नमक और पानी शामिल करके 1 घंटे तक पका लें। चाहे तो शोरबे के साथ पेश करें या पानी खुश्क हो जाने तक पकाकर भुना हुआ गोश्त बना लें। अरे वाह! और ये खाने के बाद आप अरे वाह तभी कह सकेंगे जब आप अपने जानवरों को सही सलामत मंडी से घर तक ले जाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। जिस तरह वो साहब कह रहे थे, मोटरसाइकिल पे आगे बिठाया हुआ था और वो बकरा कुछ भी नहीं कर रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कि घर पहुंचते पहुंचते उसको हार्ट अटैक ही ना हो जाए। वो इतने शौक में था। जानवरों को हार्ट अटैक होता है? हो सकता है, अगर इस तरह आप ले जाएंगे तो हो सकता है। आई हैव माय डाउट्स। मैं इसको गूगल करने लगी हूँ, आप जरा एक ब्रेक लें। कैसे कह दिया आप? शुरू में जिस तरह मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के जलसे के बारे में भी हमने बात करनी है। वो कराची आए, यहाँ पर जलसा किया और उस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। ऑपोजिशन जो उनकी ऑपोजिशन है, उनके खिलाफ जो लोग हैं वो उन्हें तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। उसमें इमरान खान साहब ने भी कुछ खास बातें कही हैं, कुछ उन्होंने अल्टीमेटम भी दिए हैं। उस सब के बारे में हम आपको बताते हैं। कल कराची के निश्तर पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ। इमरान खान ने ऐलान किया कि 24 सितंबर को रायवंड की जानिब मार्च होगा। इमरान खान का कहना था कि वो तो इसी मार्च की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कराची में 22 अगस्त को जो कुछ हुआ इस पर बात करने इन्हें कराची आना पड़ा। बानी एमक्यूएम को मुल्क में दहशतगर्दी मुतारिफ करवाने वाला करार देते हुए पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि वो मुहाजिरों के हुकूक के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जो जुबान अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की, तब मैंने फैसला किया कि मैं कराची आऊंगा।
जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान को मुर्दाबाद के नारे लगाए, ये जरूरी था कि मैं कराची आऊं और कराची के लोगों को ये बताऊं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सारा पाकिस्तान आपके साथ है। इमरान खान ने कराची में भी वजीर आजम नवाज शरीफ को टारगेट पर रखा, कहा कि जमहूरियत में लीडर चोरी नहीं करता लेकिन हमारा वजीर आजम झूठ बोलता है। इमरान खान अपने खिलाफ रेफरेंस भेजे जाने पर भी नाराज नजर आए। वो आदमी के खिलाफ रेफरेंस भेजी और जिसने यहां से चोरी करके पैसा बाहर लेके गया उसके खिलाफ नहीं भेजी। इससे आपको क्या नजर आता है कि पाकिस्तान के इदारे बजाय डाकुओं को पकड़ने के उनकी हिफाजत करते हैं, और जो अगर ये मेरे से कर सकते हैं, अब सोचे आम पाकिस्तानियों से क्या। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि अपने मुखालिफ के घर के बाहर जाकर एहतजाज करना समझ नहीं आता। इमरान खान अच्छी रिवायात नहीं डाल रहे। पाकिस्तान में एक सियासी रवादारी और वज़ादारी जो पिछली कई दहाइयों से चल रही है कि लोग अपने मुखालफिन के घर के सामने, दफ्तर के सामने, उनके गांव में इस तरह के जलसे जुलूस नहीं करते ताकि कोई मुश्तिल ना हो और मुश्तिल होने के बाद ऐसे हालात पैदा ना हो कि जिसकी वजह से जानी या माली नुकसान हो। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में ओए ओए और गाली को इंट्रोड्यूस भी पीटीआई ने करवाया। मुखालफिन के घर के सामने जाकर सियासी एहतजाज करना और उन्हें ही गाली देना भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये अच्छी रवायत नहीं है। इमरान खान के निशाने पर आने वाली एमक्यूएम की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने मलीर में एक जलसे से खिताब में तहरीक इंसाफ के जलसे को जलसी करार दे दिया। हमने सुना था कि निस्टर पार्क में कोई जलसा होने वाला है और मलीर में तो सिर्फ रैली निकलने वाली है, लेकिन वहां जलसे की जगह जलती हुई है, जलसे की जगह मोहन्नस जलती हो गई और यहाँ रैली की जगह रैला और जलसा हो गया। फारूक सत्तार साहब ने तंज किया है, मजाक उड़ाया है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पर मौसीकी का इंतजाम भी था जिस तरह रिवायत है तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा आतिशबाजी भी वहाँ पर की गई, मुंतज़मीन ने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ मायूसी का इजहार नजर आ रहा था वहाँ पर, क्योंकि उतने ज्यादा लोग नहीं थे जितने आम तौर पर लोग उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ के जलसे में लोग आएंगे। मतलब इससे ज्यादा कितने होने चाहिए थे उसामा? इमरान खान के जलसे आप देखती नहीं इस्लामाबाद में, अगर लाहौर में, लेकिन इस वक्त जो एटलीस्ट नजर आ रहा है that's a lot of people। बहुत है, लेकिन इमरान खान साहब की जो तवक्कात होती है उससे कहीं ज्यादा होती है, आपको पता ना। वो एक बहुत बड़ी ग्राउंड खाली है, पूरा ग्राउंड जो है भर जाता है। अभी देखें, आप देखें साइड पर ग्राउंड खाली है, और फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि यहाँ कुर्सियां हैं, लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें वैसे ये आपने बात सही की है कि अगर कंपैरिजन किया जाए कि पहले उन्होंने जो जलसे किया और उस पर टर्नआउट कितना होता है और इस पे तो डेफिनेटली ये कम है, और खासतौर पे जब खाली जगह नजर आ जाए। हाँ जी, तो ये फिर आपको पता है क्या होता है। मे भी अगली दफा जो जलसा होगा उसमें इसकी कमी दूर की जाएगी। और इमरान खान साहब ने जो कहा ना कि मैं तो उसी मार्च की तैयारी कर रहा था जो 24 को हमने करना है, 24 सितंबर को, उससे भी आपको नजर आएगा कि उनको नजर आ रहा था कि उनकी उम्मीद से कम लोग हैं। अच्छा, तो असल तो तैयारी उसकी थी, तो लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ गया, वो 22 अगस्त को जो कुछ हुआ उसकी वजह से। अच्छा, वैसे निश्तर पार्क जहाँ ये जलसा हुआ है, ये जिन्ना स्टेडियम से छोटा भी है ऑब्वियसली, तो वो जितना भी भर जाए वो उससे तो छोटा ही रहेगा। थोड़ी सी हम खेलों की बात कर लें और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पर्सन्स की भी बात कर लें। क्रिकेट के अलावा भी बड़े स्पोर्ट्स हैं जी। पाकिस्तान की खेल के मैदान में कहीं बहुत पीछे रह गया है, जिसकी ताज़ा मिसाल रियो ओलंपिक्स में नजर आई, जहां पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी क्वालिफाई करके नहीं गया, और शायद इसलिए कि खेल को पाकिस्तान में सीरियस मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं लिया जाता, और हम अपने हीरोज को बहुत जल्द भूल भी जाते हैं, ऐसा तो हमें पता है। ऐसी कहानी है अला बख्श की, हमें बता रहे हैं जाफर हुसैन। वक्त की गाड़ी को धक्का दे रहा हूँ, अब मेरे पास है ही क्या, चलने के लिए कुछ नहीं। जिंदगी के तरफ जाता हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। यह है अल्लाह बख्श, पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर। उन्होंने कई बैन अल-अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।
बहुत कुछ किया मुल्क के लिए, अफसोस अब नहीं होता है। पीछे देख के क्या करेंगे, समंदर है। मगर आज वो कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। रोजी रोटी का इंतजाम गाड़ियों की पार्किंग से होने वाली आमदनी से होता है। इस टाइम पे बहुत मुश्किल जिंदगी है मेरी। यहाँ से जाता हूँ तो नीचे बैठता हूँ तो मेरे पास एक चारपाई नहीं है जो उसके ऊपर मैं सो जाऊँ। चूहे बिल्लियों के बीच में सोता रहता हूँ। अल्लाह बख्श की 2 बेटियां हैं। अहलिया बीमार हैं, उनके इलाज के लिए रकम की भी जरूरत है, लेकिन कोई वसीला मौजूद नहीं। कैसे मैं जिंदगी गुजारता हूँ, एक दिन खाता हूँ दूसरा दिन बैठता हूँ। हमारे बच्चे अभी डॉक्टर का दवाई का पैसा नहीं है, डॉक्टर का जाना है। घर में ट्रॉफियां, मेडल्स और कई यादगार तस्वीर के सिवा उनके पास कुछ नहीं। अल्लाह बख्श बड़ी हिम्मत और हौसले वाले फुटबॉलर थे, लेकिन अब हालात के आगे हौसला हार चुके हैं। मुझे सुकून मिलता है, माँ बाप की कब्र में जाके लेट जाता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। उन्हें हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। एक वक्त की रोटी किसी ने नहीं देता। जियो पाकिस्तान के लिए जाफर हुसैन, जियो न्यूज कराची। बड़ा दुख हो रहा है और हुमा तो बिल्कुल ऐसे रोने वाली हो गई और मैं इनको थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल जवानी में देखिए इंसान क्या कुछ कर लेता है, कितना कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन जब फिर बुढ़ापे में जाता है और उसको उस तरह याद नहीं रखा जाता, उसका ख्याल नहीं रखा जाता, तो फिर दुख तो होता है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया तो उनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जवानी खासतौर पर जब आप कुछ कर रहे होते हैं अच्छा, व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम, तो आपको लगता नहीं है कि आपने कभी डाउन भी आना है और आपका मतलब आपका बुढ़ापा जो होगा वो किस तरह जाएगा। और ये देख के इनको मुझे इतना बुरा लगा। ट्रॉफीज देखें, क्या मतलब क्या सेलिब्रेटेड ये प्लेयर होंगे अपने जमाने में, लेकिन अब उनकी हालत देखें, दुख हुआ। अच्छा, मैं जवानी की बात कर रहा था, तो जवानी में आदमी कुछ कई ऐसे काम कर लेता है जिसका आप कुछ साल बाद सोच भी नहीं सकते और उसी वक्त इस तरह के ख्यालात आते हैं कि ये काम भी हो सकता है। अच्छा, ये यकीनन अभी जो हम आपको दिखाने लगे, जो कि एक बहुत ही खौफनाक किस्म की मुझे जो चीज लगी है और समझ भी नहीं आई कि हुआ किस तरह। आपको पता है कि पानी पर चलना किसी जमाने में एक ख्वाब होता था, लेकिन ये जो आप आजकल के यंगस्टर्स देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल भी पानी पर चला लेते हैं। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, रॉबी मैडिसन जिसका नाम है, ऑस्ट्रेलिया का ये रहने वाला है और कई फुट बुलंद लहरों में सर्फिंग ऐसे करता है जैसे कोई बात ही नहीं। ये कैसे है? कोई बाइक के नीचे कोई चीज लगी होगी ना? हाँ बिल्कुल, वो सर्फ बोर्ड उसने लगाए होंगे बाइक ने। आई डाउट, इस तरह कैसे चल सकता है, लेकिन फिर भी उसामा इनोवेशन देखें, उसने वो सर्फ बोर्ड्स लगाए हुए हैं व्हील्स के नीचे एंड ही इज राइडिंग द बाइक इन द वे। बाइक सर्फिंग का तो था, अब बाइक सर्फिंग आ गई है। क्या कुछ ये लोग कर रहे हैं, कमाल। क्यों? नहीं, एक्चुअली किस तरह कर रहे हैं बाद में आएगा, क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। कैसे सोचा? मैं बताता हूँ, क्योंकि ब्रेक लेनी है, बाइक का भी शौक होगा मोहम्मद को और सर्फिंग का भी, तो उन्होंने बाइक सर्फिंग शुरू कर दी। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपको भिंडियां भी खानी और जैम मक्खन भी खाना है तो मतलब दोनों चीजें आप मिक्स कर लें। तो हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आज हम पाकिस्तान की जिस अजीम शख्सियत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी शख्सियात में मेरे फेवरेट्स में वो शामिल हैं, मुझे बहुत पसंद हैं और बहुत पसंद थे, इशफाक अहमद मरहूम। क्या बात है उनकी, इतनी ज़बरदस्त उनकी शख्सियत, नरम शख्सियत जिसको कहते हैं, एक रहम उनके चेहरे से, उनकी गुफ्तगू से, उनके अंदाज से नज़र आता था। और जिस तरह वो नसीहतें करते थे इतने प्यार से, इतने खूबसूरत अंदाज से कि क्या ही बात है। बिल्कुल जी, वो और जिनको नहीं पता, हालांकि ये हो नहीं सकता, मारूफ और मोहतरम ब्रॉडकास्टर थे, ड्रामा निगार थे, मुसन्निफ थे। आज उनकी 12वीं बरसी है और क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान हिजरत करके आ गए और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शोबा उर्दू में दाखिला लिया। और जो ड्रामे उन्होंने लिखे उनमें एक मोहब्बत सौ अफसाने, वो बहुत मशहूर, और भी बहुत से हैं, लेकिन एक मोहब्बत सौ अफसाने जो हैं, हर कहानी में एक मोहब्बत का एक अपना पहलू, एक नया अंदाज, और उसको बताया कि मोहब्बत क्या चीज़ है, किस तरह ज़िंदगी को बदल देती है, कितनी अहम है।
अब जो नाज़िर आप देख रहे थे वो प्रोग्राम जाविया भी उनका एक बिल्कुल वो मैं कह रही थी कि मुझे एटलीस्ट जो लग रहा था कि उनका वो प्रोग्राम किताबी शक्ल में भी अभी आ चुका है। तो ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियात हैं वो जब चली जाती हैं तो और ज़्यादा हमें एहसास होता है कि जब मैं थे हर बात आप मुझसे पूछ सकते हैं, ज़िंदगी के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। बहरहाल उनकी किताबें हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, उनसे भी आज भी हम सीख सकते हैं और कुछ और लोगों से भी हमें सीखना चाहिए मुल्की हालात के बारे में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे शो में हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। आर्मी चीफ ने जो कल तकरीर की बड़ी अहम, सब इसको करार दे रहे हैं मौजूदा हालात में भी, और उन्होंने बहुत से अहम पहलुओं पर बात की है। मेरा आपसे सवाल यह है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात से हम आगाह हैं, साजिशों को जानते हैं, तो क्या करना होगा इन लोगों को बेनकाब करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए? दरअसल आर्मी चीफ की तकरीर बड़ी हमगीर थी और कम्प्रिहेंसिव थी, और जो मुल्क के हालात हैं उनके बारे में जो हुकूमती पॉलिसी है उसकी सही नुमाइंदगी उन्होंने की है इस तकरीर के अंदर। जो हमारे यहाँ अभी ख़तरात हैं, मेरे ख्याल में हम हर वक्त ये कहते हैं कि शायद मुल्क इस वक्त ख़तरों में घिरा हुआ है, लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त इस रीजन में ताकत का जो तवाज़ुन है उसको हम बिगड़ते हुए देखते हैं। ख़ासकर अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात चीन के ख़िलाफ़ बुनियादी तौर पे उन्हें किए हुए हैं, लेकिन उससे इस रीजन में जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा और इसकी ज़िम्मेवारी जो है मेरे ख्याल में ये बड़ी कुव्वत अमेरिका के ऊपर होगी, इंडिया के ऊपर होगी, जो किसने सोचे समझे बग़ैर इस तरह का काम किया है। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं उसके अंदर अंदरूनी और बैरूनी, अंदरूनी तौर पे आपको मालूम है कि हम डिवाइड की वजह से हमारे यहाँ कुछ इस तरह की सियासी कुव्वतें हैं। जी महमूद शाह साहब, आर्मी चीफ ने कल रिफॉर्म्स की भी बहुत बात की है, करप्शन को, दहशतगर्दी को मिटाने के लिए उन्हें रिफॉर्म्स का जिक्र किया। किस किस्म के इस्लाहात और रिफॉर्म्स की वो कह रहे हैं? दरअसल उन्होंने बात की है जो प्रिसाइजली उन्होंने कहा है कि मुल्क में अमन लाने के लिए जो बड़ी रुकावट है वो हमारे यहाँ कुछ ऐसे कवानीन है जिसमें अमेंडमेंट करनी होगी, जिसमें दहशतगर्दी का ताल्लुक जो है वो करप्शन से आपको मालूम है कि आर्मी चीफ पहले भी कर चुके हैं, और उनके ख़िलाफ़ कानून बनाने होंगे और इस तरह जो दहशतगर्द है उनसे निपटने के लिए कवानीन बनाने होंगे ताकि वो आसानी से कानून की जो हमारे यहाँ जो कानून है जो वेस्टर्न कवानीन है उसके अंदर वकीलों ने ऐसे नुक्ते ढूंढे हैं जिसमें से बड़े बड़े मुजरिम या मुलजिम जो है उनको सज़ा नहीं मिलती और वो या छूट जाते हैं या वो मुकदमा जो है काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है, जिस वजह से एक बड़ा अहम मौजू ये भी है कि अब आर्मी चीफ बड़े वाज़ेह थे कि दहशतगर्दी का इंशाल्लाह हर सूरत मुल्क से खात्मा होगा। अब उसके लिए ये भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर ये बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, उसका अमन हमारे मफाद में है। तो ये बात अफगानिस्तान को क्यों समझ में नहीं आती? दरअसल अफगानिस्तान एक तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। वहाँ पर कुछ हैं जो उन्होंने उनको मजबूती से जकड़ा हुआ है और अपनी पॉलिसी उनके ऊपर ठोंसी हुई है। उसमें ख़ासकर यूएस की फोर्सेस वहाँ मौजूद है, इंडिया वहाँ पर मौजूद है, और इसके बावजूद कि अफगानिस्तान की तरफ से हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी बयानात आते हैं और कुछ हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जियाँ भी होती है, लेकिन आर्मी चीफ ने बहुत एतमाद से कहा कि हमारे वो एक बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनके साथ हमारे बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। हमारे पास वक्त की कमी है, आपकी बड़ी मेहरबानी। वाज़ेह उन्होंने पैगाम दिए हैं आर्मी चीफ ने, अब इन पर अमल दरामद करने की भी जरूरत है। अच्छा, वेरी क्विकली हमने जियो हेडलाइंस पे जाना है, लेकिन उसामा बहुत हमें लेक्चर देते हैं कि बकरे को किस तरह लेना है, भाव क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट किस तरह करना है, उसके बाद घर जाके बकरे के साथ क्या होना चाहिए वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दिखा दे
दिखा दें। और उसके बाद जियो हेडलाइंस होंगी और हम आपसे कुछ देर में मिलेंगे। ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये हमारे स्टूडियो में आज एक सुपर गर्ल आ चुकी है जिनसे हमने आपको मिलाना है। वो टॉपर है, लेकिन उनसे मिलाने से पहले टॉप स्टोरीज देखें। पीटीआई वज़ीर आज़म के खिलाफ सियासी और अदालती महाज पर लड़ने को तैयार। नवाज शरीफ और इनके साथियों के खिलाफ नाअहली की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद फिर अदालत पहुंच गई। हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अमेरिका की वफाकी अदालत में पाकिस्तानी निजात जज खिदमात अंजाम देंगे। सदर ओबामा का तारीखी फैसला, ट्रंप के बयानात से डरे मुसलमानों के बड़ी खबर आज यही है। इंतजार हो रहा है मैच का, उसके बारे में हमने बात करनी है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, हमारे एक टीम मेंबर ने कहा कि कोई खास उम्मीद नहीं है, अभी मैच शुरू नहीं हुआ और आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये एहतजाज कर रहा हूं। लेकिन एहतजाज बहुत से लोग आज ये भी कर रहे होंगे कि आज मैच है और उसामा ने पूरे पहले घंटे में जिक्र तक नहीं किया। तो वो इसीलिए कि मुझे आने से पहले अगर कोई ये कह देगा कि भाई चांस ही कोई नहीं है, तो आपने क्या बात करनी है। नया फॉर्मेट है, नया कप्तान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सरफराज आपको पता है धोखा नहीं देता, तो इसलिए तो बहुत भारी जिम्मेदारी है। और हमारे पास एक टिप है अपने टीम के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए हमारी टीम को। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का वाहिद T20 आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म है। मिसबाहुल हक की क़यादत में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के मैदानों पर मुश्किल टेस्ट सीरीज 2-0 से बल्कि 2-2 से बराबर की थी और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गया पाकिस्तान। लेकिन वनडे सीरीज में यह कारकर्दगी दोहराई ना जा सकी और पाकिस्तान 4-1 से ये सीरीज हार गया और कप्तान अजहर अली को हटाने की बातें शुरू हो गई और अब आज सीरीज का वाहिद T20 खेला जा रहा है। पाकिस्तान की क़यादत सरफराज अहमद कर रहे हैं और इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ही होंगे। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे खेला जाएगा और अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए तो कितनी सुकून से लोग सोएंगे। आप सोचें, ऐसे ऐसे यूं जीत रहे हो कि जीत की नींद का मजा ही अपना होगा और सुबह उठेंगे ना ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या बादशाह हैं हम। ना फिर ऑल्टरनेटिव भी अगर हम सोच ले तो सुबह जब हम आएंगे तो उसामा की जो हालत होगी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आप सारे दुआ हमारे लिए करें कि सब अच्छा हो जाए। यही मुझे एतराज है कि अभी हम अपबीट होना चाह रहे हैं, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, आप फिर मायूसी की बातें बीच में ले आते हैं। अच्छा, मायूसी की नहीं करती, लेकिन कुछ टिप्स की बातें कर लेते हैं। आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स किस तरह आजकल टॉप कर रहे हैं और खासतौर पे लड़कियां ऐसी टॉपर्स हैं, तो उनसे हमारी टीम को भी कुछ सीखना चाहिए कि टॉप किस तरह करते हैं। तो उनसे पूछ लेंगे हम थोड़ी देर। मेरा ख्याल है इंतहा दर्जे की मेहनत करते होंगे, बड़े फोकस्ड होंगे और बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे, इसीलिए वो कामयाबियां समेट रहे हैं। इंटर प्री मेडिकल का नतीजा आ गया है। शुरू की 10 पोजीशन तालिबात के नाम रही, 10 की 10 लड़कियां हैं, उन्होंने किसी और को आने देना नहीं, पहली 10 पोजीशंस पे लड़के नहीं आ सकते, ये बस हमारा इस्तेहकाक है। इंटर प्री मेडिकल के सालाना नताइज के मुताबिक पहली 10 पोजीशंस कराची की ज़हीन तरीन तालिबात के हिस्से में आई। कुल 1100 में से 992 नंबर हासिल करने वाली आयशा खालिद ने पहली पोजीशन हासिल की। ये पता नहीं आसिया खालिद, ये चंद नंबर जो रह गए हैं पता नहीं किस तरह रह गए हैं, उनका ख्याल होगा 1150 में से मैं 1150 ने ले लूं। दूसरी पोजीशन 991 नंबर हासिल करने वाली एक गरीब पान फरोश की बेटी मरवा तनवीर और फर्नीचर पॉलिश करने वाली शहरी की बेटी हाबिया खालिद ने मुश्तरका तौर पर हासिल की। कमाल है। दूसरी पोजीशन पर 2 लोग। हाँ, मतलब कितना सोचें जरा, क्या उन्होंने क्या जबरदस्त मेहनत की होगी, फिर कितना गुस्सा चढ़ा होगा कि मतलब एक ही को आना चाहिए था, 2-2 आ गई। पहली 3 जो पोजीशंस हैं वो हासिल करने वाली तीनों तालिबात का ताल्लुक PECHS गवर्नमेंट कॉलेज से है और तीसरी पोजीशन के लिए रिमशा ने 990 नंबर्स हासिल किए हैं, जिनका ताल्लुक सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज से है। और नाजिम इम्तिहानात इमरान खान चिश्ती के मुताबिक प्री मेडिकल ग्रुप के इम्तिहानात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का कितना तनासुब हो सकता है, 52.78 रहा है। ये मैं आपको बताऊं। होम इकोनॉमिक्स ग्रुप में कामयाब उम्मीदवारों का तनासुब 46.34% रहा है और दैट्स अ लॉट। गुज़श्ता साल प्री मेडिकल में यह तनासुब 49.92 था, जो इस साल खासा बेहतर रहा। उन्होंने बताया कि 95 के करीब नताइज पर एंटी करप्शन की टीम काम कर रही है, जिन्हें मामलात निपटाते ही जाएगा।
रिमशा इमरान हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। जिन टॉपर का हम जिक्र कर रहे थे वो टॉपर हमारे साथ आ गई हैं और उनसे हमने थोड़ी सी बातें की थी। बातें करने में भी लगता है कि टॉप तीसरी पोजीशन 990 नंबर मैंने लिख लिए हैं, 1100 में से 990। अब मैं बिल्कुल बताना नहीं चाह रहा कि मेरे कितने नंबर आए थे, क्योंकि मेरा ख्याल है 2 से ज़रब भी दे देंगे तो उसके करीब नहीं पहुंचे। लेट्स नॉट, हम अपने पे नहीं जाएंगे। अभी रिमशा आई हुई है ना हमें बचाने के लिए। रिमशा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम। आप क्या पढ़ती रहती हैं 24 घंटे? हमेशा आपको देख के लगता है आप खाना भी नहीं खाती, कुछ और नहीं करती, बस पढ़ाई? 24 घंटे तो नहीं, बस रात में सोने का वक्त नींद अच्छी लेती हूँ। उसके अलावा मेरा पूरा दिन जो है वो बहुत मसरूफ़ जाता था। जब मैं इंटर की स्टूडेंट थी तो मेरा सुबह में कॉलेज जाना होता था एंड देन 2 बजे 1 बजे वहाँ से छुट्टी हुआ करती थी, तो 2 बजे मैं घर पे आया करती थी। फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी यहाँ तक कि दोपहर तक मेरी सोती थी। उसके बाद फिर मेरा कोचिंग जाना होता था, वहाँ से आकर भी पढ़ाई करनी होती थी मुझे। तो 11 बजे मैं सो जाया करती थी, फिर सुबह जल्दी उठना था। तो मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी था और जिस तरीके से मैंने दोनों चीज़ों को बहुत मैनेज किया, I know that. मतलब इट्स अमेजिंग। तो आप चाहती थी कि जी मैंने टॉप करना है या फिर आपको वैसे पढ़ाई का बहुत ज्यादा जुनून है, टॉप करूं या ना करूं, बस मैंने पढ़ते रहना है? मतलब क्या मोटिवेशन क्या है? मुझे बहुत आगे जाना है, बस काबिल बनना है, बस एक्सीलेंस होनी चाहिए हर चीज में। इसलिए मैं अपनी मेहनत करती हूँ। कब ये ख्याल आया, किस वक्त? ख्याल कब आया? ख्याल तो बचपन से ही शौक था। मतलब जैसे आप हमेशा फर्स्ट पोजीशन बचपन में ये अभी मतलब छोटी सी थी मैं, जब अपनी नर्सरी में थी, जब तो इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो क्या है। जहाँ जब मैं 2-3 क्लास में आई तो मुझे पता चला कि हाँ फर्स्ट पोजीशन लेनी है, क्रेज हो गई, टॉप करना है। तो स्कूल में टॉप पोजीशन आती थी, एक मकसद मिल गया ना कि आपने जब मैं मैट्रिक में पहुंची, जब मैट्रिक एंड होने वाला था, तब बाकी मुझे अपना एम पता चला कि मुझे क्या करना है। फिर अपनी एबिलिटी समझ आने लग गई कि क्या टैलेंट है। पहली क्लास से ही आप पोजीशन लेती आ रही हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से पोजीशन। अच्छा, तो घर में आप ही ऐसी हैं? खराब रही सालों में। मैं भाई बहन मतलब सिर्फ छोटी सिस्टर है, मैं बड़ी हूँ, तो मैं ही सारा स्टार्ट मुझसे ही हुआ है। आप अच्छा मतलब एक एग्जांपल आप सेट करिए। पेरेंट्स का बताएं, वो भी आपकी मदद करते हैं? वो भी समझते हैं कि आपको एक ये जुनून है कि मैंने टॉपर होना है? जी हाँ, पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट है, बहुत मोटिवेट करते हैं। इनफैक्ट अगर कहीं मैं वीक हो जाऊँ या मुझे हौसला ना रहे तो वो मुझे करेज करते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स, मेरे तमाम टीचर्स जो हैं वो सब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। एक सवाल जो कि हम इसके बारे में पहले बात भी कर रहे थे कि जो टॉप वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट बहुत कम कॉलेज जाते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर्स बहुत जाते हैं। तो क्या स्कूल कॉलेजेस में वो पढ़ाई नहीं होती जो कोचिंग सेंटर्स में? मतलब ज़रूरी है वहाँ जाना भी? देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, तो मैंने जिस कॉलेज से पढ़ा है वहाँ पे मैं रेगुलर जाया करती थी और वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। पहले जो है कोचिंग स्टार्ट किया था क्योंकि कॉलेजेस लेट स्टार्ट हुए, तो कोचिंग में पढ़ाई की। जब कॉलेज गई, वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, बहुत अच्छा था। तो मतलब मेरे कोचिंग के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, कॉलेज के भी, तो मैं दोनों को छोड़ना नहीं चाहती थी। बस वो है ना, इल्म जहाँ से मिले समेट लो। तो बस मैंने दोनों तरफ 50-50 दोनों तरफ माइंड दिया। मतलब कॉलेज में भी फुल अटेंशन, कोचिंग में भी फुल अटेंशन। तमाम टीचर्स बहुत अच्छे थे मेरे, तो मैं किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। तो बस मैंने सब मैनेज किया। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दें, और आप जो है मुझे लगता है पोजीशन भी छोड़ना नहीं चाहती, जिस तरह आप अपने टीचर्स को नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरे तमाम टीचर्स बहुत अच्छे, स्पेशली मेरी एक टीचर है डॉक्टर शबीना, वो मेरी इंस्पिरेशन है। बस मुझे उनकी तरह बनना है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है। और मुझे पता लगा, मुझे लग रहा है कि सर्जन बनना है मुझे। आप जब न्यूरोसर्जन, ओह माय गॉड। रिमशा बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि आप न्यूरोसर्जन अगले कुछ सालों में बन भी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे वालिद साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ना मैं मेरा भी जिस तरह इनका है ना इंटरव्यू हो रहा है, टीवी में आ रही हैं, अखबार में तस्वीरें आएंगी। मेरे वालिद साहब छोटा सा मैं था तब से मुझे इंस्पायर करने के लिए कहते थे कि तुम्हारी भी इस तरह देखो अखबार में तस्वीर आनी चाहिए और ये होना चाहिए। वांटेड में आई, उस वाले से कभी नहीं आ सकी, वैसे ही आ गया मेरे ख्याल दो की वजह से। अखबार में वो वांटेड वाला सेक्शन है, उसमें उसामा की थी बड़ी तस्वीर। नहीं, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। मैं बिल्कुल मजाक कर रही हूँ। नहीं, ये इंस्पिरेशनल हैं ये बच्चे, और हमारी इनके लिए दुआएं हैं जबरदस्त है। मुझे लगता है स्कूल से घर आ रहे होते हैं ना, तो वहाँ भी ये बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या बात करनी है? हमने मेरा ख्याल है सियासत पर जाना है, और हम सियासत की बात कर लें, क्योंकि तहरीक इंसाफ की एक दफ़ा फिर हम बात कर रहे हैं। और PTI सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के खिलाफ दोबारा पहुंच गई है। रजिस्ट्रार पर शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने पनामा पिटीशन पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरखास्त को गैर संजीदा करार दिया जाना तजर्बाकार वकला और अदलिया की तौहीन है। सीनियर कानूनदान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मरकजी वकील हामिद खान कहते हैं रजिस्ट्रार किसी दरखास्त को गैर संजीदा
नाकाबिल समाअत करार दे ही नहीं सकता। मुसव्विदों को गैर संजीदा करार देना ना तजर्बाकारी का मजहर है, क्योंकि पनामा दरखास्त उन समेत मुल्क के सीनियर वकला नईम बुखारी और अहमद उवैस की जानिब से दायर की गई थी। दरखास्त में कहा गया कि पनामा पिटीशन को गैर संजीदा करार देकर साबित किया गया कि जवाब गायब दिमागी से दिया गया। हामिद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इससे कम अहमियत के केस सुन चुकी है, मगर अहम तरीन दरखास्त को यूं सुने बगैर खारिज कर देने का बज़ाहिर कोई कानूनी जवाज नहीं। 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार और रुकन कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अवामी ओहदे के लिए नाअहलियत के हवाले से दायर दरखास्त को गैर जरूरी और गैर संजीदा कहते हुए 5 एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दरखास्त जमा कराने के लिए मुनासिब फोरम से रुजू किया जाए। हामिद खान का कहना है कि रजिस्ट्रार ने खुद को जज की हैसियत दी, जो वो नहीं कर सकता। अपील में यह भी कहा गया दिए गए थे, इसीलिए दिए गए थे कि आप अपनी जवाब की करके जाएं, तो जवाब तो बज़ाहिर नहीं बनता आज दाखिल ना करने का, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें ये ताख़ीरी हरबा भी हो सकता है। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इसके बारे में हम मजीद डिटेल्स लेते हैं। जियो के नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। अब्दुल कयूम, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के जो मरकजी वकील हैं हामिद खान, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के बारे में। उन्होंने कहा है गायब दिमाग तक उनको कहा गया है, तो क्या रजिस्ट्रार पर इस तरह की तनकीद की जा सकती है? जी हुआ, देखें रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वो कोई जुडिशल ऑफिस नहीं है, और यही नुक्ता है हामिद खान साहब का भी। और इसमें क्योंकि उनकी दरख्वास्त को फ्रिवलेस कहा गया और इस हवाले से उसको कहा कि ये मेंटेनेबल भी नहीं है, तो ये वो दो क्वेश्चंस हैं जो कि जुडिशल पावर्स जिसको कह सकते हैं, और उनका मुकदमा भी यही है कि रजिस्ट्रार के पास ये जुडिशल रिव्यू का इख्तियार नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो है, और इस हवाले से वाक़तन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काफ़ी फैसले भी मौजूद हैं जो इस बात को का तयन करते हैं। तो जहाँ तक सख्त ज़ुबान का है, तो वो लॉयर्स जो हैं वो अपने क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट के हक़ के लिए वो काफ़ी हद तक काफ़ी सख्त गुफ्तगू भी कर जाते हैं, और ये अदालतों के अंदर इवन जजेस के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाती है इस मामले में। तो ये कोई गैर ज़रूरी या अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन ये बताएं कि इस दरखास्त का क्या होगा, क्योंकि पहली दरखास्त पर भी आपने कह दिया था, मुझे याद है मेरा सवाल भी कि जमात इस्लामी वाली दरखास्त का हाल होगा, तो आपने बाकायदा बता दिया था कि ज्यादा चांसेस नहीं है, और जो आपने कहा वही हुआ। इस दफा आप क्या कहेंगे? जी उसामा, क्योंकि अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से जो 184(3) की दरखास्तें हैं, और बिलखसूस जिसके अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चन हो, तो उसको इंटरटेन नहीं कर रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब हम आपको एक और नई बात जो है वो ये कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा, तो अब जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एतराज़ात आए हैं, अब ख्याल यही है और गुमान यही है कि इसी तरह की जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से भी अपील जो है वो दाखिल कर चुकी है एतराज़ात के खिलाफ। तो अब ये जाएगी जज साहबान के पास। अब जब जज साहब जो हैं वो इसकी चैम्बर के अंदर समाअत करेंगे, और गालिब इम्कान ये है कि ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार के इन एतराज़ात के साथ ही इसको ओपन कोर्ट के अंदर सुन ले, क्योंकि जहां तक फ्रिवलेस करार देने का बात है, उस हवाले से भी अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं, जो एक पहलू इस सारी उसमें छुपा रहा, वो ये था कि इस दरख्वास्त के साथ एक और दरख्वास्त भी, एक अबूरी दरख्वास्त जो है वो दाखिल की गई, जिसमें इंटरम रिलीफ मांगा गया। और वो इंटरम रिलीफ इस तरह का था कि प्राइम मिनिस्टर, वजीर खजाना और कैप्टन सफदर, इनको पार्लियामेंट के जब तक ये फैसला नहीं होता उनकी रुकनियत जो है वो सस्पेंड कर दी जाए और पब्लिक ऑफिस यूज करने से रोक दिया जाए। यानी कि प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना को उनके ऑफिसेज, उनके कलमदान इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। इसका मतलब है कि आप फेडरल गवर्नमेंट को पैरालाइज कर दें। इससे पहले कि कोई फैसला है, फेडरल गवर्नमेंट को पैरालाइज कैसे किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। आगे भी आपसे इस बारे में बहुत सी हमें बातें करना होगी, क्योंकि केस अगर चलेगा अब इलेक्शन कमीशन में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो बहुत सी इस पर बातें होंगी और जी न्यूज़ इस पर आपको आगाह रखेगा।
अच्छा, वी हैव टू मूव ऑन और आपको एक बड़ी खूबसूरत हम क्लिप दिखाना चाहते हैं और इससे पता चलता है कि बच्चे इंसान के हों या जानवर के हों, जब उनको अटेंशन और प्यार मिलता है दे लव इट और वो कितने क्यूट लगते हैं। जरा इस हाथी के बच्चे को आप देखें और उसामा आपने शायद ये नहीं देखा हो, लुक एट हिम। यानी वो लड़की जो है वो गुदगुदी कर रही है, वो खेल रही है उस हाथी के बच्चे के साथ और हाथी की शक्ल इसको देखें स्माइल सी आई हुई है और बिल्कुल बच्चों की तरह ही इज प्लेइंग अराउंड विद हर। और उसकी अम्मा जो है हाथी की वो भी बड़ी खुश है। उसको इत्मीनान है कि ये प्यार ही इसको किया जा रहा है, कोई खतरा नहीं महसूस करे। लेकिन देखिए मुसलसल साथ साथ है वो बच्चे के। हाँ, इस तरह तो देखिए जानवर भी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ता। तो हाथी की भी माँ बिल्कुल नजर रखी हुई है कि इधर हो क्या रहा है। वो तो पूरी सूंड भी अपनी बाहर लाना चाह रहा है और देखें उसने अपने अगली टांगे भी, हर जगह वो प्यार करवाना चाह रहा है। और आपको पता है जानवर को अमूमन गर्दन के नीचे जो है ना इस तरह प्यार किया जाए तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा उसामा, आप तो गए हैं जू वगैरह, तो आपने भी इस तरह बेबी एलिफेंट वगैरह वो जो वो होती थी वो जरा बड़ी थी, बेबीज नहीं थी, तो अगर छोटी हो तो मैं उनके करीब चला जाता, लेकिन जाहिर है जानवरों के साथ बहुत ज्यादा। अच्छा, उसामा को बहुत इस बात पे एतराज है कि जब मैं इस तरह बेबी एलिफेंट देखा है, छोटा पपी देखूंगी या किटन देखूंगी तो मुझे अपने जो नेफ्यू नीसेज हैं जो बिल्कुल बेबी हैं वो इस तरह मैं मिलाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो याद आ जाते हैं क्योंकि प्यार आता है ना। उसामा कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, आप किस तरह जानवर से, मैं जानवर से नहीं मिला रही होती, मुझे एक बेबी फॉर्म ऑफ एनीथिंग क्यूट लगता है। चलिए आपको इतराज ही कोई नहीं है तो आप जो जिसको मर्जी देखकर अपने भांजे को याद करें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक और खबर है, बहुत बात होती है पाकिस्तान में कर्जे लिए जाते हैं और उसके बाद माफ करा लिए जाते हैं, तो हम आज आपको बता रहे हैं कि किस दौर में कितने कर्जे लिए गए और फिर माफ किए गए। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसके पास है कर्जे माफ करने का, यानी जो पीरियड था किसकी हुकूमत में ज्यादा कर्जे माफ हुए। हमारे गरीब मुल्क की बड़ी बड़ी अमीर शख्सियात कर्जे माफ कराने के हवाले से बदनाम है, लेकिन ऐसा सबसे ज्यादा हुआ किसके दौरे हुकूमत में। इस हवाले से पार्लियामेंट में पेश की गई दस्तावेजात चौंका देने वाली हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुशर्रफ दौर में सबसे ज़्यादा 91 अरब 71 करोड़ रुपए के कर्जे मुआफ़ कराए गए। गुज़श्ता 25 बरसों के दौरान सरकारी बैंकों से मजमूई तौर पर तकरीबन 1 खरब 39 अरब रुपए के कर्जे मुआफ़ कराए गए। अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात और कई अरकान पार्लियामेंट ने कर्जे मुआफ़ कराए। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सन 2000 से 2007 के दौरान 91 अरब 71 करोड़ रुपए से जायद के कर्जे मुआफ़ किए गए, जबकि मुस्लिम लीग नून के तीनों अदवार में 24 अरब 45 करोड़ रुपए और पीपल्स पार्टी के तीनों अदवार में 23 अरब 35 करोड़ रुपए के कर्जे मुआफ़ कराए गए। कर्जे मुआफ़ कराने वालों में बेशतर कारोबारी शख्सियात और कंपनियां हैं। बास कारोबारी अफराद ने मुख्तलिफ कंपनियों के नाम पर कर्जे लेकर कई बार मुआफ़ कराए। जिन बैंकों से कर्जे मुआफ़ कराए गए उनमें नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, एलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, SME बैंक, द बैंक ऑफ पंजाब, द बैंक ऑफ खैबर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और ज़रूरी तरक्याती बैंक शामिल हैं। इन बैंकों की तरफ से ये कर्जे उस दौर में मुआफ़ किए गए जब ये सरकारी तौर पर काम कर रहे थे। तो आपने देख लिया कि किस दौर में कितने कर्जे मुआफ़ हुए हैं, तो ये मुसलसल सब अदवार में हुआ है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सबसे ज़्यादा। अच्छा, आज मैं जब ऑफिस आई हूँ तो मैंने ये बड़े स्पेशल कपड़े और इस रंग के कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि आज यौम फ़िज़ाइया भी है, पाकिस्तान एयरफोर्स डे भी है। और एयरफोर्स की अगर आपने यूनिफॉर्म देखी होगी, मैंने तो पूरी ज़िंदगी देखी है अपने फादर को पहनते हुए, तो वो बिल्कुल इसी कलर की सॉर्ट ऑफ होती है। सो दिस इज़ माई ट्रिब्यूट ऑन दिस डे। और आज के दिन की एक और ख़ास बात यह भी है कि 1965 में इसमें पाक फ़ज़ाइया हो, आर्मी हो, सब ने भरपूर अपना किरदार अदा किया, तो उसमें पाक बहरिया भी किसी से पीछे नहीं थी। और एक ऑपरेशन द्वारका, उसकी बड़ी आपने देखा है कामयाब ऑपरेशन बड़ा ही ज़बरदस्त था। और इस तरह ये जंग 17 दिन रही थी 6 सितंबर से शुरू होकर, और शहादतों का, कुर्बानियों का, जज्बे वलवले का सिलसिला 17 दिन जारी रहा। और सारी ब्रांचेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब हमने कल आर्मी की काफ़ी एक्सटेंसिवली बात की, एयरफोर्स और अब नेवी का भी आपको बताया कि सारी आर्म्ड फोर्सेस जो थी वो इन्वॉल्व थी इसमें। और बहुत सी खबरें इस ब्रेक के बाद। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और उस खबर पर पूरी टीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तानी जहाँ भी होते हैं दुनिया में कहीं भी, तो वो अपनी काबिलियत और वो ये ज़रूर बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हाउ मच गुड वी कैन डू। तो अमेरिका में भी यही हो रहा है। आपको पता है अमेरिका में जो वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स वगैरह की जब बात होती है तो पाकिस्तानियों का बहुत नाम आता है। अब जजेस में भी पाकिस्तानियों का नाम आने वाला है, क्योंकि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने तारीख रकम करते हुए वफाकी अदालत में पहले मुसलमान जज को नामजद किया है। बराक ओबामा ने अपने बयान में कहा है कि वो इस बात पर बहुत खुश हैं कि आबिद कुरैशी
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेंच में खिदमत अंजाम देंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आबिद कुरैशी दयानतदारी से अमरीकी अवाम की खिदमत करेंगे और अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए साबित कदम रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज मैं डॉक्टर्स वगैरह का तो बहुत रहती हूँ, इंजीनियर्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पाकिस्तानी भरे हुए हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन जज, हाउ नाइस कि एक पाकिस्तानी जज भी है वहाँ। बड़ी अच्छी बात है। और कुछ तो यूरोप के मुल्कों में आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा अब नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, तो उसमें अगर इस तरह की खबर आ जाती है अमेरिका से तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ट्रंप को भी जहन में रखें आप। नहीं, मैंने नहीं ज़हन में रखना, आप अच्छा, आज आपने जिस रंग के कपड़े पहने हैं, अब मौका आ गया अब आप बात कर सकें। जी, आज यौम फ़िज़ाइया मनाया जा रहा है, आपको पता है, और हमने कल भी बहुत अच्छा डिफेंस डे के ऊपर बात की थी। आज एयरफोर्स डे है। वैसे तो मैं बहुत सी बातें कर सकती हूँ, लेकिन इक्विपमेंट की बात कर दें, कैपेबिलिटी की बात कर दें कि पाक फ़िज़ाइया के पास है क्या और क्या नहीं है, ये तारिक मोइन जो हैं सिद्दीकी वो हमें बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद की निगरानी के साथ ज़मीनी और बहरी अफ़वाज की मददगार भी है। मुल्क पर जारियत हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया है। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे और एयर डिफेंस सिस्टम मुल्क की दिफा का अहम तरीन जुज़ हैं। पाक फ़ज़ाइया के पायलटों का शुमार दुनिया के बेहतरीन जंगी हवाबाजों में होता है। पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में महराज, F-7 फाइटर जेट, F-16 और फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर शामिल हैं। पाकिस्तान के जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जंगी तैयारे रिवायती हथियारों के साथ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर अवाक्स और एयर फ्यूलिंग तैयारे भी एयरफोर्स का हिस्सा हैं। पाकिस्तान जदीद JF-17 लड़ाका तैयारे, तरबियती जहाज मशाक और कराकरम अब खुद तैयार कर रहा है। JF-17 जदीद लड़ाका तैयारा है जो फजा से फजा और जमीन पर हदफ को निशाना बनाने में जबरदस्त महारत रखता है। ज़माना अमन में मुस्तकिल बुनियादों पर तरबियती मशकें और जदीद कोर्स ने पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को दुनिया में बेहतरीन एयरफोर्स की सब में शामिल कर दिया है। बगैर पायलट के जासूस तैयारे, ड्रोन, जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान एयरफोर्स को मुल्क की दिफा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। फजा से फजा और जमीन पर, जबकि जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल भी पाक फ़ज़ाइया की अहम कुव्वत हैं। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए चीन, रूस और दीगर ममालिक से मजीद जदीद तैयारों, रेडार्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए कोशां है। तारिक मोइन सिद्दीकी, जियो न्यूज़, कराची। हम कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं भारतीय फौज के, उसकी भी बात करते रहते हैं। आर्मी चीफ ने भी उसका जिक्र किया है। मलाला यूसुफजई भी इस बारे में बात कर रही हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि वो मिलकर कश्मीर के मामले को हल करें, हालात को बेहतर बनाएं। साथ ही उन्होंने आलमी बिरादरी से भी अपील की कि वो आगे आए और मकबूजा कश्मीर के हालात बेहतर बनाने में मदद करें। मलाला यूसुफजई का कहना था कि 2 माह से मकबूजा कश्मीर के हालात इंतहाई ख़राब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करें और मकबूजा कश्मीर के हालात बेहतर बनाएं। मलाला यूसुफजई ने कहा कि दीगर लोगों की तरह कश्मीर के अवाम के भी इंसानी हुकूक हैं, इन्हें डर, खौफ और दबाव के बगैर जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। मलाला यूसुफजई का कहना था कि भारत समेत आलमी बिरादरी का फर्ज है कि वो मकबूजा कश्मीर के आवाम की इज्जत, वकार और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। मगर ये कहना तो अपनी जगह है, बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन भारत जुल्म नहीं हट रहा, उसी तरह जुल्म करते चले जा रहे हैं। लेकिन मलाला हैज़ बीन सच अ गुड स्पोक्स पर्सन, मतलब कोई इस किस्म की कोई चीज़ हो, दुनिया में एजुकेशन हो जाए, विमेन राइट्स हो जाए, कश्मीर कॉज हो जाए, और उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो जब कुछ कहती हैं तो लोग सुनते हैं, दुनिया सुनती है। और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह जो जज्बा है ना कश्मीर में नजर आ रहा है, आए दिन शहादतें हो रही हैं, रोजाना
रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है, रोज़ाना लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। ये जज्बा इंशाल्लाह उनको एक न एक दिन आज़ादी ज़रूर दिलवाएगा। अच्छा, अगर आप जज्बे की ही बात कर रहे हैं तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर जज्बा हो तो कोई भी रुकावट आपको किसी काम करने से रोक नहीं सकती। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस फुटबॉलर को ही देख लें। जरा आप गौर करेंगे तो स्पेशल लड़का है कि इसको वो उस तरह तो नहीं है इसकी टांगें जिस तरह आम इंसान की होती थोड़ी हैं। सी की बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि एक ट्रेन के हादसे में इस लड़के की टांगें कट गई थी। फुटबॉल का जुनून था। माँ इसको छोड़ गई, स्टेप मदर ने इसका ख्याल नहीं रखा। इसने खुद से फुटबॉल सीखी, कूली भी है, रेलवे पे काम भी करता है, सामान भी उठाता है। मतलब कितना स्ट्रेनवस आप देखिए। आम लोगों के साथ खेल रहा है, आम लोगों के साथ जिनके पास सहूलत है कि उनकी टांगें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये चूँकि इसको खुसूसी एक नौजवान कहेंगे और इसकी टांगें उस तरह से नहीं है आम लोगों की तरह, लेकिन उसके बावजूद वो शौक है, उसका जज्बा है और उनके साथ खेल रहा है। और वो अपने आप को माजूर समझता ही नहीं है। वो अपनी एबिलिटीज बिल्कुल उसी तरह करता है जिस तरह एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन हो। इसीलिए उसके काम भी सारे, मतलब कूली वाला काम भी देख लें, फुटबॉल भी देख लें, कि आम लोगों से ज्यादा वो एबिलिटीज की आपने बात की, उनमें सलाहियत ज्यादा होती है। क्योंकि आम आदमी शायद डिप्रेशन का शिकार हो जाए, परेशान हो जाए, नाउमीद हो जाए, लेकिन इनमें तो कहीं ज्यादा उनसे सलाहियत होती है कि उसके बावजूद ये उनके साथ उनसे आगे बढ़ जाते हैं। और कभी कभार आप ऐसी वीडियोस देखते हैं तो आप थोड़ा सा दुखी होता है दिल, लेकिन जो जज्बा पैदा होता है कि अगर ये कर सकते हैं तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब कोई चीज आपके आगे रुकावट नहीं बननी चाहिए। एक और मौजूद की हमने बात करनी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने भी जिक्र किया था पाक अमेरिका ताल्लुकात का, और खासतौर पर अमेरिका और भारत के दरमियान जो कुछ हो रहा है उस पर जो तशवीश है इलाके में, उसकी भी बात की उन्होंने। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बहरहाल सर्द महरी आ रही है। सरताज अजीज ने एक इंटरव्यू में अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी के दहशतगर्दी से मुतल्लिक भारत में दिए गए बयानात पर कहा, जब वो वहां होंगे तो कुछ और बयान देंगे, जब यहां होंगे तो उनका बयान कुछ और होगा। पाकिस्तान तो 40 बरस से अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। जॉन कैरी ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान को अपने मुल्क के उन ग्रुपों के खिलाफ सख्त इक़दामात करने की जरूरत है जो इंतहा पसंदी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। Push harder against its indigenous groups that are engaged in extremist terrorist activities, and they must work with us, and we've made this very clear, to help clear the sanctuaries of bad actors who are affecting not only the relationship between Pakistan and India, but also our ability to achieve peace and stability in Afghanistan. Now, in fairness, the Pakistanis have suffered greatly from this terrorism in their own country. More than 50,000 people have been killed. अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान जॉन किर्बी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। अफगानिस्तान के मामले पर अमरीका, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 4 फरीकी ग्रुप बना हुआ था, जिसकी जगह अब अमरीका, भारत और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल ग्रुप तश्कील दिया गया है। अमरीका की जानिब से बार बार डू मोर के मुतालबे के बाद सरताज अजीज गुज़श्ता अक्टूबर में कह चुके हैं कि पाकिस्तान का अब तालिबान पर कोई असर व रसूख नहीं है। 21 मई को तालिबान रहनुमा अख्तर मंसूर को पाकिस्तान में निशाना बनाए जाने के बाद ताल्लुकात मजीद तनाव का शिकार हुए। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फरोख्त से इनकार और ओबामा की जानिब से भारत के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की हिमायत भी बदलते हुए ताल्लुकात की कहानी सुना रही है, और इन हालात में इसके बारे में मजीद बात करनी होगी। सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज साहब, क्या सरताज अजीज साहब का ये बयान दुरुस्त है कि जॉन कैरी जो भारत में कह रहे हैं वो पाकिस्तान में नहीं कहेंगे? के बहुत सादगी से ले रहे हैं हमारे मशीर खारजा। उनकी जो सूरत हाल का मुतालिया है वो काफ़ी, उसमें मुझे कमज़ोरी नज़र आती है, नहीफ नज़र आता है। मुझे लगता ये है कि अमेरिका दहशतगर्दी के सवाल पे और जनूबी चीन के मामले पे और अफगानिस्तान और के हवाले से वो अपना वज़न भारत के पर्दे में डाल रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की हमायत नहीं खोना चाहता अफगानिस्तान में इस्तेकाम लाने के लिए, और ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि वो अमेरिका को बिल्कुल धकेल दे भारत की जानिब। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अमेरिका को, और हमारा वेट है, अमेरिका को हमारी ज़रूरत है,
और ये जो अफगानिस्तान में इस्तेकाम का मामला ये उनके एजेंडे पे नंबर 1 है जनूबी एशिया में। हाँ, उनके एजेंडे पे ये भी है कि भारत के साथ तिजारत 100 अरब से डॉलर से 500 अरब डॉलर ले जाना चाहते हैं। बड़ा पार्टनर बनने जा रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में। और चीन के खिलाफ जो जनूबी चीन के समुद्रों का मामला है वहाँ पे अमेरिका और भारत करीब आए हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अफगानिस्तान पाकिस्तान के इक्वेशन में, यहाँ हमें तशवीश होनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह क्या है इस टेंशन की? अफगानिस्तान के हालात हम इत्तेहादी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और उसमें हमारे डिफरेंट पोजीशंस हैं। बहुत सारा वजन जो है अमेरिका अपनी नाकामियों का पाकिस्तान पर भी शिफ्ट करता है और डू मोर का तकाजा करता है। वो इस एतबार से भी अब मुश्किल में है कि पहले कोशिश की गई, पाकिस्तान से कहा गया कि बातचीत कराएं अफगान तालिबान की। जब पाकिस्तान अफगान तालिबान की बातचीत कराएगा तो उन्हें मार कैसे सकता है? ये पाकिस्तान का मकमसा था। अब अफगान तालिबान बातचीत पे नहीं आए हैं तो 4 मुल्की इत्तेहाद जो बना था अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वो ख़त्म हो गया। उसकी जगह तीसरा अलायंस आया है। मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका ने दबाव डालने के लिए किया है कि अगर पाकिस्तान बिजनेस नहीं करेगा तो हम फिर इस तरह करेंगे। और पाकिस्तान को ये कबूल नहीं होगा कि उसकी मशरकी सरहद पे झगड़ा है ही है और उसकी मगरबी सरहद भी इस तरह गैर यकीनी का शिकार हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान ही उसकी एक वजह है जो बड़ी टेंशन की है। और यकीनन न्यूक्लियर इशू पे भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। अमेरिका ने जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में बहुत खुलकर हमायत की है भारत की, वैसे ही केस पाकिस्तान का है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम साहब आपका। जियो पाकिस्तान में ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप कहीं मत जाइए, हम थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। मगरिब में कई मुल्कों में, यूरोप में सख्त गिर सोच रखने वाली जमातें आगे आती नजर आ रही हैं और नफरत जो फैलाई जा रही है वो खतरनाक भी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा मौजू है, इस पर हमने बात करनी है क्योंकि मगरिब में सख्त गिर नजरियात रखने वालों का जोर बढ़ता जा रहा है। ये मुसलमानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। फ्रांसीसी अदालत ने साहिल समंदर पर जिस्म को ढांपे रखने वाले खवातीन के मखसूस लिबास बुर्कीनी पर आयद मुतनाज़ा पाबंदी खत्म कर दी। और ये कब हुआ जी? 26 मई में 26 को कहा था, नहीं 26 में से हुआ है कि 26 में से 3 मेयर्स का कहना है कि वो अदालती हुक्म के बावजूद पाबंदी को बरकरार रखेंगे, जबकि मकामी अदालत ने फैसले में कहा कि बुर्कीनी पहनने पर पाबंदी संजीदा और वाज़ेह तौर पर न सिर्फ बुनियादी हुकूक की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है बल्कि अकायद और अफराद की आज़ादी के भी खिलाफ है। और आपको ये भी बताएं कि केस से वाबस्ता वकील का कहना था कि बुर्कीनी पहनने पर जिन लोगों को जुर्माना अदा करना पड़ा है अपनी रकम की वापसी का दावा कर सकते हैं। उधर फ्रांस के वजीर आजम मैनुअल वॉल्स ने अपने बयान में खातून मैरियान की तारीखी तस्वीर को, जिसे फ्रांस में कौमी यकजहती जो है उसकी अलामत के तौर पर देखा जाता है, पर बुर्का पोश खवातीन से बेहतर करार दिया है उसको। और फ्रांसीसी वजीर आजम के नजदीक चेहरों को छुपाने वाली खवातीन फ्रांसीसी इक़्तिदार की नुमाइंदगी नहीं करती। फ्रांस के अलावा हॉलैंड की सख्त गिर जमात PVV ने इंतखाबी मंशूर में कहा है कि वो कामयाबी की सूरत में मुल्क में मसाजिद को बंद कर देगी, कुरान मजीद पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। और तशवीशनाक बात यह है कि यह सियासी जमात आइंदा बरस होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से राय आमा के जायजों में सबकत लिए हुए है। ये तो हॉलैंड का हाल है। और फ्रांस के जनूबी शहर नीस के मरकज में 14 जुलाई को एक ट्रक ड्राइवर ने 84 अफराद को कुचलकर हलाक कर दिया। ये शख्स दाइश से मुतासिर था। 22 मार्च को बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स के एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर दहशतगर्द हमलों में कम से कम 31 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे और इन धमाकों की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने कबूल की थी। नीस में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद फ्रांसीसी सदर होलैंड का कहना था कि मुसलमान और इस्लाम फ्रांस में दहशतगर्दी के जिम्मेदार नहीं बल्कि इस्लाम के नाम पर बाज़ अनासर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है। फ्रांस के सदर तो ये कह रहे हैं, लेकिन इन मुल्कों में हॉलैंड की बात हो, फ्रांस की हो, दीगर कुछ मुल्क हैं जहां पर जो सख्त सोच रखते हैं लोग मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको अब अहमियत मिलने लगी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम वहाँ की भी बात सुन लें। यूरोप में, पूरे यूरोप में जो जियो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदा है और ब्यूरो चीफ भी हैं खालिद हमीद फारूकी, उनसे बात करते हैं। यूरोप में राइट विंग की बढ़ती हुई मकबूलियत की क्या वजह, ये आप हमें जरा समझाएं। दाएं बाजू की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह जो हमेशा हुआ करती है वो मईशत है। यहाँ गुज़िश्ता
5 साल से यूरोपियन ममालिक में और यूरोजोन के ममालिक में एक बहरान चल रहा है। जनूबी यूरोप में तो हालात बहुत ज़्यादा अबतर हैं और मगरबी यूरोप के खुशहाल ममालिक में भी जो है वो बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और मकामी लोग ये समझते हैं जो अक़लियतें हैं जिनमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है, वो उनकी वजह से ये बहरान है। और क्योंकि उनको नौकरियां इस वजह से नहीं मिल रही कि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में महाजिर आ गए और अक़लियतें आ गई हैं, तो इन अक़लियतों की को जो है वो एक तरह की स्केपगोट समझा जाता है। और इसमें प्रेस भी जो है बहुत ज़्यादा दाएं बाजू की हेल्प करता है और इस किस्म की टेंशन की वजह से बाजू की मकबूलियत में किस तरह की मुश्किलात का और चैलेंजेस का सामना है मुसलमानों को अब? देखिए, मुसलमान जो है यहाँ पर मजमूई तौर पर यूरोप में 25 मिलियन के करीब हैं और अब मुसलमानों की जो है वो तीसरी जनरेशन यहाँ पर है। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक से है, कुछ का ताल्लुक मशरिक़ वस्ता से है और साउथ एशिया से है। ये मुसलमानों के मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप हैं, लेकिन इन्हें अब एक ब्लॉक की हैसियत में देखा जाता है। और यहाँ पर मुसलमानों का अलग तर्ज माशरत है, यहाँ रहने के अंदाज अलग हैं उनके, और वो बहुत ज़्यादा अपने कल्चरल दावा भी करते हैं, उनका कल्चरल असर्शन भी है। मसाजिद में बहुत ज़्यादा यहाँ इजाफा हुआ है और जिस तरह के से यहाँ पर मुसलमानों के नाम पर दहशतगर्दी की गई है और मशरिक़ वस्ता की जो जंग जारी है, अफगानिस्तान की जो जंग जारी है, उसके जो रद्द-ए-अमल यहाँ पर आ रहा है नई मुसलमान नौजवान नस्ल में, गो के दहशतगर्दी करने वाले नौजवान जो हैं मुसलमानों के वो बहुत कम तादाद में, बहुत कलील तादाद में, लेकिन उनके दहशतगर्दी के जो इन बातों को समझने की जरूरत है। बहरहाल मुसलमानों के लिए वहाँ मुश्किलात बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका फारूकी साहब। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन बड़ी जबरदस्त बात है कि असल मसला मईशत है जिसकी वजह से नफरत है। बिल्कुल, टाइम बहुत कम है। एक चीज जो हम आपको सुबह से दिखाना चाह रहे थे, शुक्र है हमें 2 मिनट मिल गए कि हम आपको दिखा सके। आपको पता है कि शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है, लेकिन उसको चैलेंज करने वाले कम लोग होते हैं और कुछ को तो चैलेंज करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज चैलेंजर कौन है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और ये है शेर और चैलेंज देखो क्या चीज उसको कर रही है। और अकेला 3 पर भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, वो खाना पड़ा हुआ है सामने जो कि आई एम श्योर गालिबन शेरों का ही होगा, लेकिन उस छोटे से पपी ने कहा कि होते कौन हो मेरे खाने पे नजर डालने वाले। अच्छा, जिन लोगों के पास ये जानवर हैं, जिन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं या रखते हैं, तो अगर कुत्ता खाना खा रहा हो तो उसको आप तंग नहीं करें, अगर चाहे आप मालिक भी हैं, तो उस वक्त वो फिर काट भी देता है। तो एहतियात करें। आप देखें वो शेर की परवाह नहीं कर रहा था, आप अंदाजा ये शेर के बच्चे छोटे, देखो जरा कैसे पड़ा हुआ है। मुझे तो ऐसे शक होता है कि ये शायद जवान है और वो शेर के बच्चे तो चले बच्चे ही हैं, वरना मतलब साइज वाइज नहीं देख रहे, फिर भी वो उससे कितने बड़े हैं। उसका वो जज्बा देखे ना, वो देख चुका है कि ये बच्चे हैं, ये नहीं कुछ कहेंगे। वो अपनी मामा के पास भी जा रहे हैं भाग के। वो जब शिकायत अगर लेकर आई, हाँ, अगर शिकायत के बाद वो आई, फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। अच्छा, ओहो, उसने तो मुंह छुपा लिया लगता है शर्म से दरख्त के पीछे ही। उसको पता होगा ना कि पूरे पाकिस्तान में ये वीडियो दिखाई जा रही है और शेर की क्या इज्जत रह जाएगी, तो इसीलिए ये हुआ है। खैर, ये वीडियोस और ये बातें तो हम करते रहेंगे। आज हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ बड़ी अच्छी सजेशंस आप लोग हमें भेजते हैं ट्विटर पे, एंड वी ट्राई टू गेट दोज गेस्ट्स एंड दोज टॉपिक्स जो आप हमें ट्विटर या फेसबुक के थ्रू भेजते हैं। टाइम खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज। ओके।